Hello friends, welcome to my YouTube channel The Liberate Classes. Today I am going to discuss power BJT. So let's start the power BJT. देखिए पावर बीजेटी स्टार्ट एक सीक्वेंस में होता है. पावर बीजेटी को बताने का एक सीक्वेंस होता है. जैसे कि पहले मेरे को बताना चाहिए पावर बीजेटी, बेसिक्स ऑफ पावर बीजेटी, फिर कंस्ट्रक्शन, फिर सिंबल, फिर वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स. उसके बाद फिर बताना चाहिए मेरे को उसके कुछ एप्लीकेशंस, कुछ डेरिवेशन. बट मैं थोड़ा सा उसको रिलेट करने के लिए एक मतलब शुरू से उसको रिलेट करके मतलब एक दूसरे से रिलेट करके मैं आगे तक जाने के लिए मैं पहले आपको उसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स बताना चाहता हूँ. ठीक है, क्योंकि वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स से मेरे को एक कंक्लूजन मिलेगा. उस कंक्लूजन को मैं यूज़ करके उसका कंस्ट्रक्शन बनाऊंगा. उस कंस्ट्रक्शन का यूज़ करके मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा कि वो जो उसका कंस्ट्रक्शन है वो उसमें जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है या पीएनपीएन ट्रांजिस्टर, पावर ट्रांजिस्टर है, उसका वो मतलब विड्थ है वो कम है या ज़्यादा है या फिर हाईली डॉप्ड है या फिर लाइटली डॉप्ड है. तो वो सब मैं आपको अच्छे से रिलेट करके बता पाऊंगा. इसीलिए मैं पहले स्टार्ट करता हूँ आपका वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पावर बीजेटी. तो पहले हम वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे उसका देखेंगे. तो देखिए पहले हम देख लेते हैं वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पावर बीजेटी. ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने एनालॉग में पढ़ा होगा बीजेटी. ठीक है, बीजेटी एनालॉग में पढ़ा होगा, बट पावर में थोड़ा सा उसका डिफरेंस होता है. तो बीजेटी का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर. बाइपोलर क्यों बोलते हैं? बाइपोलर इसलिए बोलते हैं, ट्रांजिस्टर बाइपोलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो है ना, इसमें कैरियर जो रहते हैं वो होल एज वेल एज इलेक्ट्रॉन दोनों के थ्रू, मतलब इसका जो चार्ज कैरियर है वो होल भी होता है और इलेक्ट्रॉन भी होता है. इसीलिए इसको बोला जाता है बाइपोलर. अगर यूनिपोलर रहता तो उसमें सिर्फ लाइक डायोड, तो उसमें सिर्फ क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर रहते, होल्स नहीं रहते. इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन भी चार्ज कैरियर है और होल्स भी चार्ज कैरियर है. इसके कारण इसको बोलते हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर. तो इसमें दो जंक्शन बनते हैं, इसलिए इसको जंक्शन ट्रांजिस्टर बोलते हैं. ठीक है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बोलते हैं. चलिए बताते हैं इसका स्टिक्स निकालना है. ठीक है, तो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा मेरे को. यहाँ पे एक हम लूप लगा देते हैं. ठीक है, केवीएल लगा देते हैं. केवीएल लगाने के बाद देखिए यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, वीसीसी इज इक्वल्स टू आईसी आरसी प्लस वीसीई. ठीक है, ये मिलेगा आपको. उसके बाद अगर आपका इफ अगर आपका आईसी अगर जीरो है, अगर आपका आईसी जीरो है, ठीक है, तो देन तो आपका वीसीसी क्या रहेगा, वीसीसी इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, वीसीई. होगा या कि नहीं? अगर आपका आईसी जीरो है, कलेक्टर करंट अगर आपका जीरो है, तो आपका वीसीसी जो है वो वीसीई के बराबर होगा. ठीक है, ये इक्वेशन से देख लीजिए. ठीक है, ये हो गया. उसके बाद ठीक है, अब देखिए जो हम ग्राफ जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स निकालते हैं, तो देखिए वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स किसके किसके बीच में निकलेगा. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका जो रहेगा ये आपका रहेगा वीसीसी. ठीक है, सॉरी वीसीई. ये आपका वीसीई और ये आपका आईसी. जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है वीसीई, ठीक है, वीसीई और आपका आईसी के बीच में रहता है. ठीक है, तो देखिए वीसीई एंड आईसी के बीच में इसका रहता है वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, तो देखिए हम अगर पहला देखिए उसमें जो कंडीशन है, अगर आईसी को हम जीरो रखें, ठीक है, आईसी मेरा जीरो है, ठीक है, तो आईसी जब मेरा जीरो है तो वीसीई कितना है, वीसीई कितना है आपका, वीसीसी है. वीसीई का वैल्यू कितना होगा, वीसीसी. तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट क्या होता है. यहाँ पे अगर हम देखें इस पॉइंट पे देखें तो आपका क्या होगा, एक्स क्या है आपका, एक्स आपका जीरो है, वाई क्या है आपका, वीसीसी. तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, जीरो कॉमा वीसीसी. ठीक है, जब मेरा आईसी जीरो है तो वीसीई कितना है, वीसीसी. जब मेरा आईसी जीरो है तो वीसीई कितना है, वीसीसी. ठीक है, तो जब मेरा आईसी जीरो है तो मेरा वीसीई कितना हो गया,
VCC, और यहाँ पे x एक्सिस पे y का कोऑर्डिनेट कितना होता है, x एक्सिस पे y का कोऑर्डिनेट 0 होता है, इसीलिए सॉरी x एक्सिस पे y का कोऑर्डिनेट 0 होता है, इसीलिए ये आपका हो जाएगा VCC, 0। ठीक है, VCC, 0 ये हो गया। ये मेरा एक पॉइंट मिल गया। अगर हम VCE को 0 रखते हैं, अगर हम VCE को 0 रखते हैं, ठीक है, तो मेरा IC कितना आएगा। देखिए, अगर VCE को 0 रख देंगे, अगर VCE को अगर हम 0 रख देंगे, ठीक है, तो मेरा IC कितना आएगा। देखिए, अगर हम यहाँ पे इफ हम क्या करते हैं, VCE को अगर हम 0 पुट कर देते हैं, तो मेरा IC क्या आएगा, IC आएगा VCC/RC। IC क्या आएगा, VCC/RC। मतलब क्या, x एक्सिस पे y का कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक है, तो मेरे को क्या करना है, और y एक्सिस पे x का कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो देखिए IC का वैल्यू कितना आया मेरा, VCC/RC, जब VCE 0 था, तो मेरा यहाँ पे VCC/RC कुछ यहाँ पे हम ले लेते हैं, ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट आपका कुछ हो जाएगा, आपका इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, यहाँ पे मैं इसका कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ, इसका हो जाएगा आपका 0, VCC/RC। ठीक है, ये इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा इस पॉइंट का। ठीक है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अगर ये दोनों जो 2 पॉइंट मिला, अगर ये 2 पॉइंट को हम अगर हम मिला दें, सॉरी, अगर हम ये 2 पॉइंट को मिला दें, ठीक है, तो कोई बता सकते हैं, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ दिस लाइन। आप सोच लीजिए, इस लाइन का क्या नाम है। इस लाइन को बोला जाता है, इस लाइन को बोला जाता है लोड लाइन। इस लाइन को बोला जाता है लोड लाइन। ठीक है, इस लाइन को बोलते हैं लोड लाइन। ठीक है, अब देखिए, ये जो मेरा बीजेटी है, अगर इसमें ये जो यहाँ पे मेरा IB जो फ्लो कर रहा है, यहाँ पे जो मेरा IB है, अगर बेस करंट 0 रहेगा, तो क्या ये बीजेटी वर्क करेगा, बीजेटी ऑन होगा। अगर मेरा बेस करंट 0 है तो बीजेटी वर्क हो करेगा या फिर ऑन रहेगा, जाहिर सी बात है नहीं रहेगा। एक तो बीजेटी जब बेस करंट 0 रहेगा तब वर्क नहीं करेगा या फिर ऑन नहीं रहेगा, या फिर जब बीजेटी रिवर्स वाइज रहेगा तो फिर ऑन, मतलब तो फिर वो ऑन नहीं होगा, मतलब वो आपका ऑफ कंडीशन में कहलाएगा। क्योंकि एक तरह से आप बोल सकते हैं ये एज अ स्विचिंग हम लोग वर्क करते हैं, इसका यूज हम लोग एज अ स्विचिंग करते हैं। जब इसको हम रिवर्स वाइज कर देंगे तो ये फिर मेरा क्या हो जाएगा, ये ऑफ कंडीशन में चला जाएगा। लेकिन फिर भी अगर रिवर्स वाइज करने के बाद भी इसमें कुछ लीकेज, कुछ करंट फ्लो करते हैं, उस करंट का क्या नाम है, उस करंट को बोलते हैं लीकेज करंट। ठीक है, तो देखिए, अगर हम मेरा यहाँ पे बेस करंट 0 है तो ये मेरा ऑफ कंडीशन में है। ठीक है, मान लीजिए ये मेरा एक लाइन था, हम इस लाइन को लेते हैं। ठीक है, हम इस लाइन को लेते हैं, ये मेरा जब बेस करंट यहाँ पे हम 0 रखें, ठीक है, बेस करंट जब 0 रखें तो ऑफ कंडीशन में। ठीक है, अब जैसे जैसे हम बेस करंट को बढ़ाएंगे, जैसे जैसे हम बेस करंट को थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करेंगे, तो मेरा क्या होगा, वैसे वैसे मेरा क्या होगा, वो ऑन कंडीशन में जाएगा, या फिर बोल सकते हैं IC मिलेगा मेरे को। ठीक है, मेरे को कुछ आउटपुट मिलेगा, जब ऑन होगा तो आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम, धीरे धीरे कुछ बढ़ा के, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, थोड़ा सा बढ़ा के IB को थोड़ा सा बढ़ा के फिर यहाँ पे मैं कांस्टेंट दे देता हूँ। ठीक है, बेस करंट को हम यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा के फिर कांस्टेंट कर देते हैं। ठीक है, कांस्टेंट यहाँ पे सैचुरेशन एज अ, मतलब सैचुरेशन नहीं बोल सकते, यहाँ पे हम थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ाएं एक्सपोनेंशियली, फिर उसके बाद मैं इसको कांस्टेंट कर दिया। मान लीजिए यहाँ पे मेरा जो बेस करंट है IB है वो कुछ 10 आपका मिली एम्पियर है। ठीक है, 10 सॉरी, बेस करंट आपका कभी भी 0.1 मिली एम्पियर से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर 0.1 मिली एम्पियर से ज़्यादा होगा तो आपका जो सर्किट है वो डैमेज हो जाएगा। देखिए, वो भी मैं बताऊंगा बेस करंट क्यों नहीं आपका ज़्यादा होना चाहिए, वो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। तो मान लीजिए ये आपका 1 माइक्रो एम्पियर है। ठीक है,
अब मैं क्या करता हूँ, फिर थोड़ा सा मैं बढ़ाता हूँ, ठीक है, मैं थोड़ा सा फिर बढ़ाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए आपका बेस करंट क्या है, 2 माइक्रो एम्पियर है, ठीक है। मैं थोड़ा सा फिर बढ़ाता हूँ, यहाँ पे आई बी मान लीजिए आपका बेस करंट 3 माइक्रो एम्पियर है। उसी तरह मैं आपको इसको फिर बढ़ाता हूँ, यहाँ पे आपका आई बी सपोज 4 माइक्रो एम्पियर है, ठीक है, ठीक है, ऐसा है। उसके बाद यहाँ पे आपका आई बी कुछ 5 माइक्रो एम्पियर है, ठीक है। मैंने ऐसे करके इस तरीका से मैंने करंट को करके बढ़ाया, ठीक है। तो देखिए, अगर बेस करंट जब मेरा इस लाइन से नीचे था, मतलब मेरा से मान लीजिए कुछ सबका एक कोई क्या बोलते हैं उसका एक लिमिटेशन रहता है, एक वोल्टेज थ्रेशोल्ड जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद से वो सबका एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है, उस वोल्टेज के आगे वो फिर या फिर उस वोल्टेज के आगे वो ऑन होता है, ठीक है। तो उसी तरह इसमें देखिए, ये जो IB है, IB अगर 1 माइक्रो एम्पियर से कम था, ठीक है, 1 माइक्रो एम्पियर से कम था, तो वो जो सर्किट था वो ऑफ कंडीशन में था, ठीक है, ऑफ कंडीशन में था। मतलब क्या, इस रीजन में आपका जो सर्किट था ऑफ कंडीशन में था। तो जब ऑफ कंडीशन में था तो इसको बोलते हैं आपका कट ऑफ रीजन, ठीक है, कट ऑफ रीजन बोलते हैं इसको, ठीक है। और उसके बाद देखिए, जैसे जैसे धीरे धीरे हम करंट को बढ़ाते गए एक लिमिटेशन टाइम तक हम ही बढ़ा सकते हैं, उसके बाद फिर हम उसको नहीं बढ़ा सकते, उसके बाद वो सैचुरेट हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद आप बढ़ाते जाइए, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो मतलब कि एक तरह से बोल सकते हैं कि हम तो बेस करंट को ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते हैं, आपका 1 मिली एम्पियर 0.1 मिली एम्पियर तक ही हम ले सकते हैं, उससे ज़्यादा लेंगे तो मेरा वो जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। वो मतलब एक तरह से बेकार हो जाएगा, मतलब डैमेज हो जाएगा, ठीक है, वो सर्किट डैमेज हो जाएगा, ट्रांजिस्टर। तो इसीलिए हम कुछ लिमिटिंग तक हम उस बेस करंट को बढ़ाते हैं, कुछ टेंस टू सम लिमिट्स तक हम बेस को बढ़ाते हैं। बेस को मान के चलिए यहाँ पे हम 5 एम्पियर तक बढ़ाएं, इसके बाद वो सैचुरेशन रीजन में चल गया, उसके बाद देखिए इस रीजन में आपका ये कट ऑफ था, ये मतलब इस रीजन के नीचे इस IB 1 माइक्रो एम्पियर से ये उससे नीचे में क्या था, ये स्विच ऑन नहीं था, मतलब ऑफ कंडीशन में था, तो इसको बोलते हैं कट ऑफ रीजन, ठीक है। और यहाँ से ये ऑन स्टार्ट हुआ, मतलब ऑन हुआ, यहाँ से ऑन हुआ आपका यहाँ तक गया, फिर उसके बाद ये फुल्ली ऑन हो गया, ठीक है। इस सैचुरेशन रीजन के बाद ये फुल्ली ऑन हो गया, ठीक है। तो इस रीजन के बाद ये फुल्ली ऑन हो गया। तो इस देखिए, ये जो रीजन बना है, इस रीजन को आप बोल सकते हैं सैचुरेशन रीजन, इसको बोला जाता है सैचुरेशन रीजन, ठीक है, इसको बोलते हैं सैचुरेशन रीजन, ठीक है। और ये जो रहता है इस लाइन के बीच में, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट है, ये फोर्थ पॉइंट है, ये फिफ्थ पॉइंट है, ठीक है, लाइक दिस। अगर इस रीजन का अगर बात किया जाए तो इसको बोलते हैं एक्टिव रीजन, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्टिव रीजन, ठीक है। जैसे जैसे हम करंट को बढ़ाते गए, जिस अमाउंट ऑफ करंट से उसके बाद वो स्विच होना स्टार्ट हुआ, उससे नीचे का अगर बात करेंगे वो कट ऑफ रीजन, और जहाँ पे वो सैचुरेट कर गया जिसके बाद उसको बोलते हैं सैचुरेशन रीजन, और जिस बीच में वो रहा उसको बोलते हैं एक्टिव रीजन, ठीक है। अब देखिए, जो हम स्विचिंग करते हैं, ठीक है, स्विचिंग करते हैं तो हम किस रीजन में स्विचिंग करते हैं और किस रीजन में स्विचिंग करना ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर हम कट ऑफ रीजन में स्विचिंग करें या फिर एक्टिव रीजन में करें या फिर सैचुरेशन रीजन में करें, आप थोड़ा सा सोच के बताइए कि किस रीजन में मेरे को स्विचिंग करना ज़्यादा बेनिफिशियल है, मतलब ज़्यादा बेनिफिट है, उसमें कोई प्रॉब्लम या फिर आपका उसका कोई डिमेरिट ज़्यादा नहीं है। मतलब सबसे ज़्यादा बेनिफिट मेरे को किस रीजन में आपका मतलब स्विचिंग करने में, मतलब जो स्विच है उसको ऑन ऑफ करने में मेरे को किस रीजन में उसका ऑन ऑफ करना सबसे ज़्यादा फायदेमंद है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा सोच के बताइए। अगर मैं इसको देख लूँ, कट ऑफ रीजन है, कट ऑफ रीजन इस पॉइंट को मैं ए नाम दे देता हूँ, ये आपका एक्टिव रीजन है, इसको बी नाम दे देता हूँ, ये आपका सैचुरेशन रीजन है, इसको मैं सी नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो आप बताइए इन तीनों पॉइंट में कौन सा पॉइंट में सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा अगर मैं स्विचिंग करूँगा तो, ठीक है। तो देखिए, अगर स्विचिंग करने आप अगर अपने हिसाब से सोचे तो ठीक है, नहीं तो देखिए अगर आप कट ऑफ रीजन में स्विचिंग करेंगे तो आपका जो लॉसेस है सबसे कम होगा,
आप तीनों रीजन का कंपैरिजन कर लीजिए कि लॉसेस क्या होता है। जो आपका पावर लॉस होता है वो VI होता है। तो VI यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका समझ लीजिए यहाँ पे करंट जीरो है, यहाँ पे आपका करंट जीरो है, मतलब टेंड्स टू जीरो है ना भाई। 1 माइक्रो एम्पियर से नीचे जाएगा तो वो टेंड्स टू जीरो है। तो टेंड्स टू जीरो है तो आपका पावर लॉस क्या मिलेगा, टेंड्स टू जीरो। जब पावर लॉस यहाँ पे टेंड्स टू जीरो मिलेगा तो यहाँ पे मेरे को स्विचिंग करना सही होगा। ठीक है, अगर एक्टिव रीजन में जाएंगे तो करंट का भी फाइनाइट वैल्यू मिलेगा और वोल्टेज का भी फाइनाइट वैल्यू मिलेगा, तो मेरे को फाइनाइट पावर लॉस होगा। जब फाइनाइट पावर लॉस होगा तो वो फिर बेनिफिशियल मेरे लिए नहीं है, हमारे लिए नहीं है। अगर सैचुरेशन में रीजन में जाएंगे तो सैचुरेशन रीजन में भी आपको एक फाइनाइट वैल्यू मिलेगा, मतलब आपका एक तरह से देख सकते हैं तो आपका करंट वोल्टेज का कम वैल्यू मिलेगा लेकिन करंट का ज़्यादा वैल्यू मिलेगा, तो करंट का ज़्यादा वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो वो भी आपका टेंस टू, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं आपका कट ऑफ रीजन से वो थोड़ा सा ज़्यादा ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो करंट जो है, यहाँ पे करंट ज़्यादा है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा है। तो हम जानते हैं पावर लॉस का, देखिए पावर लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, I2R भी होता है। ठीक है, I2R भी होता है, P=I2R भी होता है। तो आप देख सकते हैं, और हम R को एक और भी मतलब और ऐसे भी होता है, P=VI भी होता है। ठीक है, तो आप एक तरह से आप अल्टीमेटली आप बोल सकते हैं कि आप जब भी कंक्लूजन निकालेंगे तो जो पावर लॉस है वो मेनली मतलब कि दोनों में मतलब करंट और वोल्टेज में, इसमें जो है ना ये करंट ज़्यादा डोमिनेट करता है पावर लॉस में। ठीक है, तो इधर आपका देखिए IC ज़्यादा रहेगा, तो जब IC ज़्यादा रहेगा तो कट ऑफ रीजन के अकॉर्डिंग, कट ऑफ रीजन के कंपैरिजन में सैचुरेशन रीजन में थोड़ा ज़्यादा पावर लॉस होगा। ठीक है, तो सबसे कम पावर लॉस आपका कट ऑफ रीजन में होगा, उसके बाद सैचुरेशन रीजन में, उसके बाद फिर आपका एक्टिव रीजन में। ठीक है, एक्टिव रीजन में सबसे ज़्यादा पावर लॉसेस होगा, इसीलिए जब हम स्विचिंग करते हैं तो हम कट ऑफ रीजन में स्विचिंग करते हैं। ठीक है, इस कट ऑफ रीजन में स्विचिंग करना हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि यहाँ पे पावर लॉस कम होता है। ये मेरा हो गया VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पावर VGT। ठीक है, पावर VGT का ये मेरा VI कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ से मेरा एक देखिए यहाँ पे एक पॉइंट बन के आ रहा है कि हम जो है बेस करंट को कुछ एक लिमिटेड एक्सटेंट तक ही हम उसको, मतलब एक लिमिटेशन तक ही हम उसको बढ़ा सकते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं बढ़ा सकते। क्यों नहीं बढ़ा सकते हैं? ठीक है, वो हम देखिए अभी हम बताते हैं। ठीक है, कि हम आपका जो है बेस करंट को और हम ज़्यादा क्यों नहीं बढ़ा सकते, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कि हमारा जो बेस करंट है उसको हम अप टू सर्टेन लिमिट तक ही हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं, उसके बाद हम उसको इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका जो ये मतलब कि ये जो मोड है ये आपका चला जाएगा सैचुरेशन रीजन की तरफ से, जो आपका ऑपरेटिंग पॉइंट है वो आपका सैचुरेशन रीजन की तरफ मूव करेगा जैसे जैसे हम आपका जो बेस करंट बढ़ाते जाएंगे। लेकिन अगर बेस करंट हमारा एक लिमिटेड एक्सटेंट तक ही बढ़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। अगर उससे ज़्यादा बढ़ाएंगे तो देखिए क्या होगा मेरे साथ, मतलब कि हमारा ट्रांजिस्टर के साथ क्या होगा वो देखते हैं हम। जैसे कि मान लीजिए हमारा एक ट्रांजिस्टर है, ठीक है, NPN ट्रांजिस्टर है। तो देखिए NPN ट्रांजिस्टर का अगर बात करें तो NPN ट्रांजिस्टर आप देखिए यहाँ पे, ये रहा मेरा NPN ट्रांजिस्टर। ठीक है, इसका ये कलेक्टर, इसका ये बेस, इसका ये इमीटर। ठीक है, तो देखिए इसमें मैंने इसका जो होता है कि बेस कलेक्टर इमीटर, इन तीनों में सबसे ज्यादा आपका जो हैवली डोप्ड होता है वो इमीटर होता है। इमीटर हैवली डोप्ड क्यों होता है? क्योंकि इमीटर को क्या करना है, इमिट करना है। इमिट मतलब डोनेट करना है। कलेक्टर को क्या करना है, कलेक्ट करना है। ठीक है, तो किसके पास ज्यादा है इलेक्ट्रॉनिक कंसंट्रेशन, किसके पास जो चार्ज कैरियर मतलब ज्यादा चार्ज होना चाहिए, किसके पास आपका जो है चार्ज कैरियर ज्यादा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन के पास मतलब इमीटर के पास होना चाहिए या फिर कलेक्टर के पास होना चाहिए। जो डोनेट कर रहा है उसके पास जाहिर सी बात है आपका चार्ज कैरियर ज्यादा होना चाहिए एज कंपेरिजन टू जो ले रहा है। ठीक है, तो लेता कौन है, जिसके पास नहीं है, मतलब कलेक्ट कौन करता है, जिसके पास चार्ज कैरियर कम है या फिर नहीं है, या फिर और जो देता कौन है, वही जिसके पास चार्ज कैरियर ज्यादा होता है। तो इमीटर का काम क्या है, देना। इसका मतलब क्या होता है, इसका ड्रोपिंग ज्यादा होना चाहिए, इसमें चार्ज कैरियर ज्यादा होना चाहिए, इसीलिए जो है ये हैवली डोप्ड होता है। ठीक है, इमीटर हैवली डोप्ड होता है एज कंपेरिजन टू कलेक्टर। ठीक है, कलेक्टर से ज्यादा डोप्ड होता है। ठीक है, ये मेरे को पता चल गया इमीटर क्यों हैवली डोप्ड होता है। ठीक है, इमीटर क्यों ज्यादा डोप्ड होता है एज कंपेरिजन टू कलेक्टर। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए
अब जिसका डोपिंग ज़्यादा होता है, जिसका क्या चार्ज कैरियर ज़्यादा होता है, उसका जो है मतलब ब्रेकडाउन वोल्टेज कम होता है या ज़्यादा होता है। मतलब आपका जो डोपिंग कंसंट्रेशन है वो आपका जो डोपिंग कंसंट्रेशन है, ठीक है, आपका जो डोपिंग कंसंट्रेशन है उसका आपका जो ये ब्रेकडाउन वोल्टेज के साथ कैसा रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, देखिए जो आपका डोपिंग कंसंट्रेशन है उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज के साथ कैसा रिलेशन होना चाहिए। देखिए इससे आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जिसके पास ज़्यादा कैरियर है, जिसके पास ज़्यादा चार्ज कैरियर है, वो क्या कर सकते हैं, जिसके पास ज़्यादा कैरियर है उसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है वो कम होता है। मतलब क्या कि अगर आप उसको रिवर्स बाइस कर दिए तो उसके पास कितना कैपेसिटी है कि वो उसको ब्लॉक करके रखे। ठीक है, उसको ब्लॉक करके रखे, और वो कैपेसिटी अगर उससे बियॉन्ड चला जाएगा तो फिर वो ब्रेक कर जाएगा। तो जिसके पास ज़्यादा कंसंट्रेशन रहता है उसका जो ब्लॉकिंग कैपेसिटी रहता है वो कम रहता है, और जिसका कंसंट्रेशन कम रहता है उसका मतलब डोपिंग कंसंट्रेशन जिसका कम रहता है उसका ब्लॉकिंग कैपेसिटी ज़्यादा होता है। क्योंकि आप एक एग्जांपल में ले लीजिए, अगर कोई कंटेनर है जिसमें अगर उसमें जो उसका गुड्स है वो पूरा भरा हुआ, तो उसको जो कंटेनर का जो वॉल है वो उसको मतलब कि ब्रेक होने में थोड़ा मतलब जल्दी ब्रेक हो जाएगा। लाइक एग्जांपल अगर ले लीजिए, अगर एक डैम का एग्जांपल लेते हैं तो डैम में क्या होता है, डैम कब टूटता है, ज़्यादातर डैम कब टूटता है जब आपका पानी का लेवल, जो वाटर का लेवल है वो हाई रहता है। वाटर जब ज़्यादा रहता है तभी वो उसका जो वॉल है वो टूटता है, अदरवाइज जब पानी कम रहता है तो नहीं टूटता। इससे ये प्रूफ होता है कि आपका जब कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा तो आपका जो क्या बोलते हैं, जो आपका ब्रेकिंग कैपेसिटी मतलब ब्लॉकिंग कैपेसिटी है वो जल्दी ब्रेक कर जाएगा, और जब कंसंट्रेशन कम रहेगा तो ब्लॉकिंग कैपेसिटी जल्दी ब्रेक नहीं करेगा। तो इससे ये प्रूफ होता है कि आपका जो डोपिंग कंसंट्रेशन है वो ब्रेकडाउन वोल्टेज का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आपका जो डोपिंग कंसंट्रेशन है ब्रेकडाउन वोल्टेज का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब कमिंग टू द पॉइंट, जो हमारा पॉइंट था, सेकंड पॉइंट मेरा पॉइंट क्या था कि जो आपका बेस करंट है वो बेस करंट कम क्यों होता है, बेस करंट को हम ज़्यादा क्यों नहीं ले सकते। तो देखिए अगर मेरा डोपिंग कंसंट्रेशन इन दोनों में डोपिंग कंसंट्रेशन किसका ज्यादा है, मीटर का जब डोपिंग कंसंट्रेशन ज्यादा है तो इसका क्या है, ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या है, कम, मतलब ब्लॉकिंग कैपेसिटी क्या है, कम है। जब ब्लॉकिंग कैपेसिटी कम है इसका मतलब क्या, वो करंट या वोल्टेज को क्या कर सकता है, ब्लॉक नहीं कर सकता। जब हम बेस करंट अगर हम बढ़ा देंगे तो ये जो वॉल है, जो मीटर का वॉल है वो क्या करेगा, कलेक्टर मतलब करंट या वोल्टेज को जब वो मतलब इंक्रीज करेगा, कंटिन्यूसली इंक्रीज करेगा तो करंट और वोल्टेज को वो क्या कर सकता है, ब्लॉक नहीं कर पाएगा। ब्लॉक नहीं करेगा तो उसका ये जो जंक्शन है वो टूट जाएगा। जब टूट जाएगा तो फिर वो बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो सही नहीं रहेगा। ठीक है, मतलब तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो हमारा बेस करंट है वो मतलब एक लिमिट तक ही इंक्रीज कर सकते हैं, एक सर्टेन लिमिट तक ही इंक्रीज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम उसको इंक्रीज नहीं कर सकते। अगर इंक्रीज कर देंगे तो हमारा इमीटर का क्या होता है, ब्लॉकिंग कैपेसिटी कम होता है। जब करंट इंक्रीज कर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो ब्रेक मतलब वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो जब कोई भी ट्रांजिस्टर ब्रेक डाउन हो गया तो उसका फिर यूज ही नहीं है, वो फिर यूजलेस हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा रीजन बिहाइंड द बेस करंट, मतलब बेस करंट क्यों कम होता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम चलते हैं, आपको बेस करंट क्यों होता है ये हो गया। उसके बाद देखिए हम एक थोड़ा सा इसका एग्जांपल एक लेते हैं। इसमें एक एग्जांपल के तौर पे एक थोड़ा सा लेते हैं कि मान लीजिए अगर बेस करंट कम है, ठीक है, बेस करंट कम है ना, तो हम इसका यूज कैसे करेंगे, इससे ओवरकम कैसे करेंगे। ठीक है, हम तो बेस करंट को बढ़ा नहीं सकते। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। तो इसे ओवरकम करने का कुछ तरीका होता है। देखिए मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताऊंगा। ठीक है, तो मान लीजिए पहले मैं इसी पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे कि इसका मान लीजिए आपका इसमें कलेक्टर करंट 4 मिली एम्पियर है। ठीक है, आपका कलेक्टर करंट क्या है, 4 मिली एम्पियर है, और आपका जो बीटा का वैल्यू है
वो बीटा का कुछ रेंज होता है। देखिए बीटा का कुछ रेंज होता है। अगर बीटा का आप वैल्यू देखना चाहेंगे तो बीटा जो होता है वो एनालॉग के लिए आपका लगभग एनालॉग के लिए 80 to 120 होता है, 80 to 120 होता है एनालॉग के लिए, ठीक है। अगर डिजिटल का बात मतलब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का बात करेंगे एनालॉग से, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपका जो होता है 80 to 120 होता है बीटा का वैल्यू। अगर बीटा का वैल्यू आप अगर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का बात करेंगे तो ये आपका 5 to 10 होता है, सिर्फ 5 to 10 होता है, ठीक है। तो 5 to 10 होता है। और मैं एक बात आपको बता देता हूँ कि जो बेस करंट है, जो बेस करंट है पावर ट्रांजिस्टर का जो बेस करंट है वो मैक्सिमम आपका होना चाहिए 0.1 मिली एम्पियर। इससे ज्यादा आपका नहीं हो सकता है। इससे ज्यादा अगर रहेगा तो वो ब्रेकडाउन कर जाएगा, ठीक है। तो इसको ओवरकम कैसे करेंगे वो भी मैं बताता हूँ, ठीक है। तो ये आपका जो है बीटा का वैल्यू 80 to 120 होता है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, और बीटा का वैल्यू 5 to 10 होता है आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, ठीक है। तो देखिए बीटा का वैल्यू मान के चलिए, अगर इस एक एग्जांपल लेते हैं तो इसमें आईसी का वैल्यू 4 मिली एम्पियर है, बीटा का वैल्यू आपका लगभग 100 दिया होगा फॉर एनालॉग के लिए, और बीटा का वैल्यू पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपका समझ लीजिए कुछ 10 दिया हुआ, ठीक है। तो अगर आई बी निकालेंगे, आई बी अगर निकालना है तो हम लोग क्या पता है बीटा इजिकल्स टू क्या होता है, आई सी इजिकल्स टू बीटा आई बी होता है, आई सी इजिकल्स टू बीटा आई बी होता है। तो आई बी इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, आई बी इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, आई सी बाई बीटा, आई सी बाई बीटा होता है, ये रिलेशन होता है, ठीक है। तो मान के चलिए पहले हम आई बेस करंट निकालते हैं, ठीक है, जब हम एनालॉग का लेके चलेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वाला हम लेके चलते हैं, इसका लेके चलते हैं, ये सेकेंड वाला। तो फर्स्ट वाला लेके चलते हैं तो बेस करंट कितना निकलेगा आपका, बेस करंट कितना निकलेगा 4 मिली एम्पियर आपका करंट है, और बेस में 100 है, तो 10 to the power 3 और 25 यहाँ पे आपका हो जाएगा 0.4 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। कैलकुलेट करके आप देख लीजिएगा। उसके बाद आपका बेस करंट अगर सेकेंड वाला के लिए निकालेंगे, अगर आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अगर उसका बीटा लेके निकालेंगे तो आपका 4 मिली एम्पियर डिवाइडेड बाई 10, तो ये आपका क्या हो जाएगा 0.4 मिली एम्पियर, ठीक है। 0.4 मिली एम्पियर होगा, ठीक है। इसका ये 0.4 मिली एम्पियर होगा। इसको मैं इरेज करता हूँ। मैं एक जो है आपका बेस करंट निकालता हूँ, एक आपका डीसी मोटर का एक एग्जांपल लेके मैं, तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू मैं बताता हूँ। जैसे कि इसमें दिए आई सी का वैल्यू दिया हुआ 40 एम्पियर, बीटा का वैल्यू 10 दिया हुआ आपका, आई बी निकालना। तो देखिए इसमें आई बी का वैल्यू कितना आता है, तो आई बी का वैल्यू अगर हम इसमें फाइंड आउट करेंगे तो आई बी का वैल्यू देखिए कितना आता है। तो जैसे देखिए यहाँ पे आई सी इज इक्वल्स टू क्या होता है, बीटा इंटू आई बी, ठीक है। तो आई बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, आई बी का वैल्यू हो जाएगा आई सी बाई बीटा। तो आईसी का वैल्यू कितना है, आईसी का वैल्यू दिया 40, बीटा का वैल्यू है 10, तो आपका कितना आ जाएगा 4 एम्पियर, 4 एम्पियर आ जाएगा आपका वैल्यू। और मैंने आपको बताया था कि जो मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए बीटा आई बीटा मतलब बेस करंट का, वो मैक्सिमम 0.1 मिली एम्पियर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा होगा तो हमारा जो ब्रेकडाउन हो जाएगा तो वो सही नहीं रहेगा। और अगर जनरली ये कुछ फ्यू माइक्रो एम्पियर रहता है, ठीक है। अगर मैक्सिमम आप देखेंगे तो मैक्सिमम आपका 0.1 मिली एम्पियर रहना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर देखिए तो अगर इसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे एक डीसी ट्रांसफार्मर, डीसी मोटर का अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए डीसी शंट मोटर का यहाँ पे देखिएगा 4 एम्पियर आपका करंट आ रहा है, बेस करंट, जो कि उससे क्या हो जाएगा कि हमारा जो बीजेटी है, बीजेटी का सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा। जब ब्रेकडाउन हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम है। तो इसको ओवरकम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस चीज से ओवरकम करने के लिए मेरे को एक कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा बीजेटी का एक कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। तो देखिए उसको मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक कॉम्बिनेशन में यहाँ पे एक डायग्राम बना के रखा हूँ। ये डायग्राम आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो डायग्राम है इसमें देखिए, इसमें क्या है कि दो ट्रांजिस्टर मिला हुआ है, एक यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर है, एक यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर है। पहला ट्रांजिस्टर का जो बेस है दूसरे ट्रांजिस्टर का कलेक्टर में है, और पहला ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर है दूसरे ट्रांजिस्टर का बेस में है, ठीक है। आप इसको ऑब्जर्व करेंगे ना तो आपको एक पहले अगर आप एनालॉग में पढ़े होंगे तो आपको कुछ याद आएगा। मैं अभी थोड़ा देर 2 मिनट में मैं बताऊंगा ये क्या है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इस ऐसा कॉम्बिनेशन को, 2 ट्रांजिस्टर का ऐसे कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं। तो चलिए इससे कुछ हम फाइंड आउट करते हैं कि इसमें क्या क्या, ठीक है। तो देखिए इसमें अगर देखेंगे तो आपका देखिए आई अगर IE1 का वैल्यू देखेंगे तो IE1 का वैल्यू क्या है, IE1 देखिए KCL लगाइए तो यहाँ पे IB1 प्लस IC1,
IB1 प्लस IC1, ठीक है। IE2 का वैल्यू देखिए, तो IE2 का वैल्यू कितना है, IE2 का वैल्यू अगर देखेंगे तो IE2 यहाँ पे आ रहा है, किसका किसका कॉम्बिनेशन है, IB2 प्लस IC2, IB2 प्लस IC2, आपके ये लगा किसी लगा के देखिए यही आएगा, ठीक है। अगर हम IC1 प्लस IC2 करते हैं, IC1 प्लस IC2 करते हैं तो क्या आएगा, IC का वैल्यू क्या होता है, बीटा AB, IC का वैल्यू क्या होता है, बीटा IB। तो अगर 1 का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, बीटा 1 इंटू IB1 प्लस बीटा 2 इंटू IB2, ठीक है। इतना होगा, देख लीजिए आप, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, ठीक है। बीटा 1 इंटू IB1 प्लस बीटा 2 इंटू IB2, ये हो गया। उसको देखिए IC1 प्लस IC2 को, इसको दोनों को हम एक IC ले लेते हैं, ठीक है। ये मेरा IC हो गया, ये मेरा IC हो गया, ठीक है। देखिए बीटा इंटू IB1, बीटा 1 इंटू IB1 प्लस देखिए बीटा 2, ठीक है। अब देखिए IB2 का बात करते हैं, तो IB2 में अगर आप देखिएगा तो देखिए IB2 यहाँ पे देखिए क्या हम लिख सकते हैं, IB2 को IC1, यहाँ पे देखिए IC1 आ रहा है, यहाँ पे IB2 है, दोनों सेम ही है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे IB2 इज इक्वल टू IC1, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बीटा 2 इंटू IC1, ठीक है। तो देखिए बीटा इंटू IB1 प्लस बीटा 2 इंटू IC1 का वैल्यू देखिए कितना है, IC1 का अगर वैल्यू देखेंगे तो IC1 का वैल्यू क्या है, बीटा इंटू बीटा 1 इंटू IB1, तो यहाँ पे IC1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, बीटा 1 इंटू IB1, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से क्या करते हैं हम, बीटा 1 यहाँ पे है, IB1 है, ये भी बीटा 1 है। देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, बीटा 1 IB1 कॉमन ले लेते हैं, तो देखिए यहाँ से IB1 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा मेरा पे, यहाँ पे बीटा 1 बचेगा प्लस बीटा 2 इंटू बीटा 1 बचेगा, देखिए IC का वैल्यू ये हुआ, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे IB का वैल्यू निकालेंगे, IB1 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, IC बाई बीटा 1 प्लस बीटा 1 इंटू बीटा 2, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप देख लिए IB का वैल्यू क्या होगा। अगर मान लीजिए कि सेम डेटा इसके लिए है, IC का वैल्यू 40 एम्पियर, बीटा का वैल्यू 10 है और IB निकालना है, सेम डेटा इसके लिए, तो इसके लिए जो बीटा 1 का वैल्यू ये है, IB1 का वैल्यू ये है, तो इसमें हम पुट कर देते हैं वैल्यू सारा। तो IB का वैल्यू देखिए, IB1 कितना आ जाएगा, IC का वैल्यू कितना दिया हुआ, IC का वैल्यू दिया हुआ आपका 40, ठीक है। और उसके बाद देखिए, उसके बाद बीटा 1 प्लस बीटा 1 इंटू बीटा 2, तो बीटा 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ 10 प्लस फिर बीटा 1 का 10 इंटू बीटा 2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, वो भी 10 दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 110, ये आपका कितना आएगा, ये आपका लगभग, अगर आप इसको कैलकुलेट करके देखिए 4, तो इसको आप कैलकुलेट करके देखिएगा तो लगभग 0.36 एम्पियर आएगा। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, ठीक है, कैलकुलेट करके आप देख लीजिए 0.36 एम्पियर आएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रांजिस्टर है, ये जो दो पेयर है, दो ट्रांजिस्टर का जो कनेक्शन किया हुआ, उसके बाद जो हमारा बेस करंट आया वो 3.36 एम्पियर आया, 0.36 एम्पियर आया, जो कि हमारा 4 एम्पियर से बहुत ही कम है। तो आप सोच सकते हैं कि हम ऐसा कॉम्बिनेशन करके हम किसी भी सर्किट या किसी भी बीजेटी का हम ऐसा कॉम्बिनेशन बना के हम उसका जो है बेस करंट को हम घटा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम ओवरकम कर सकते हैं। अगर आप कहीं पे आप देखिए, अगर कहीं भी आप जाइएगा, कोई भी जैसे कि कोई भी आप मतलब कहीं से आप बीजेटी लीजिएगा, ठीक है, आप बोलिएगा कि मेरे को ऐसा लाइक हमको क्या करना है कि कोई भी मतलब कहीं स्विचिंग के लिए हमको यूज करना है, ठीक है। तो आप जब भी बीजेटी लीजिएगा, ठीक है, तो आपको एक सिंगल बीजेटी नहीं देगा, आपको वो बीजेटी का पेयर वाला देगा, ठीक है। वो कभी भी सिंगल बीजेटी जो होता है एकदम, अगर आप सिंगल बीजेटी का बात करेंगे तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में सिंगल बीजेटी का कोई यूज नहीं है, वो एकदम यूजलेस है। लेकिन अगर उसका कॉम्बिनेशन करके आप यूज करेंगे तो वो फिर हेल्पफुल है, ठीक है। तो आप कभी भी आप लीजिएगा तो वो जो आपको मिलेगा, आप कहीं से भी लीजिए, आपको जो मिलेगा वो बीजेटी का पेयर मिलेगा, वो बीजेटी का कनेक्शन किया हुआ मिलेगा, ठीक है। तो देखिए इसको अगर आप एनालाइज करेंगे, आप अगर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़े होंगे तो इसको देखिए, इसका एक नाम है, इसका नाम क्या है, इसका अगर आप देखे होंगे तो इसको बोलते हैं डार्लिंगटन पेयर, इसको बोलते हैं डार्लिंगटन पेयर। कुछ कुछ याद आता होगा, ठीक है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़े होंगे।
इसको बोलते हैं डार्लिंगटन पेयर। ठीक है, ये हो गया मेरा डार्लिंगटन पेयर। यहाँ तक सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बोल दीजिएगा, ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन में क्या है कि जैसे कि अगर जनरली अगर मेरे को समझना है तो हम एक सिंपल सा डायग्राम लिए एनपीएन ट्रांजिस्टर का, ठीक है, जिसमें हम लोग को पता है कि कलेक्टर क्या होता है, थोड़ा लाइटली डॉप्ट होता है एज कम्पेयर टू इमीटर, इसीलिए इसको एन लिए हैं। यहाँ पे एन एक लाइटली डॉप्ट शो करने के लिए यहाँ पे एक एन माइनस ले लिए। ये हमारा रहा इसका एक मतलब सिंपल सा कंस्ट्रक्शन। ठीक है, उसके बाद अगर हम देख सकते हैं इसको, अगर हम इस मतलब इस एनपीएन ट्रांजिस्टर को अगर हम एक डीसी सोर्स से सप्लाई कर रहे हैं और पॉजिटिव टर्मिनल को कलेक्टर और नेगेटिव टर्मिनल को इमीटर से अगर कनेक्ट करेंगे तो देखिए हमारा क्या होता है, J1 और J2 में क्या होता है। अगर हम J1 की बात करें तो J1 देखिए फॉरवर्ड बाइस हो रहा है या रिवर्स बाइस, और J2 देखिए J2 फॉरवर्ड बाइस हो रहा है या रिवर्स बाइस। देखिए तो अगर देखिए यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पे सीधा देख लीजिए, इन दोनों के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो ये थोड़ा लाइटली डोप्ड है, ये मतलब हैवी डोप्ड है। तो इसके कंपैरिजन में अगर हम एन पी की बात करें, अगर एन और पी के टर्म्स में अगर बात करें, अगर पी को हम पॉजिटिव देंगे तो फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाएगा, और पी को हम नेगेटिव देंगे तो रिवर्स बाइस्ड हो जाएगा। तो इन दोनों में अगर हम देखेंगे तो दोनों में कौन थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा है आपको, ये वाला दिख रहा है। तो इसको अगर हम पॉजिटिव देंगे, इसको हम क्या किए, इसको पॉजिटिव दिए, इसको हम यहाँ से निगेटिव दिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि इसको हम इसको पॉजिटिव टर्मिनल से इसको नेगेटिव टर्मिनल से अगर कनेक्ट किए हैं तो देखिए इन दोनों में देखिए J1 और J2 का देखिए, J2 में देखिए कि P और ये N है, इसको पॉजिटिव टर्मिनल मिला, इसको नेगेटिव टर्मिनल मिला। तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, इन दोनों का ये दोनों क्या हो जाएंगे, रिवर्स बाइस्ड हो जाएंगे। ये दोनों रिवर्स बाइस्ड हो जाएंगे। मतलब क्या, J2 आपका क्या हो जाएगा, J2 आपका क्या हो जाएगा, J2 आपका रिवर्स बाइस्ड हो जाएगा, रिवर्स बाइस्ड हो जाएगा। अगर J1 की बात करें तो J1 में देखिए इधर आपका P में क्या मिला, P में आपको पॉजिटिव मिला, N में क्या मिला, आपको निगेटिव मिला। ये हो गया आपका फॉरवर्ड बाइस्ड। जब ये फॉरवर्ड बाइस्ड हो गया, जब ये फॉरवर्ड बाइस्ड हो गया तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला आपका बैरियर ये हट जाएगा। ठीक है, जितना भी है ये देखिए यहाँ पे लाइटली डोप्ड है, ये लाइटली डोप्ड है, इसका मतलब क्या है, इसका ब्रेकडाउन कैपेसिटी ज्यादा है, मतलब इसका डोपिंग कम है, इसका मतलब इसका ब्रेकडाउन कैपेसिटी ज्यादा है, ब्रेकडाउन वोल्टेज ज्यादा है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये इसको रोक के रखेगा, मतलब इसका मतलब कैपेसिटी ज्यादा होने के कारण ये मतलब ब्रेकडाउन नहीं होगा। ठीक है, फाइनली हम बोल सकते हैं इसमें ब्रेकडाउन नहीं होगा। अगर हम इसका बात करें, अगर हम एन टाइप में निगेटिव और पी टाइप में और मतलब कलेक्टर में निगेटिव और इमीटर में पॉजिटिव टर्मिनल अगर हम कनेक्ट किए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर J1 की बात करें, अगर J1 की बात करें, J1 और J2 की बात करते हैं। ठीक है, तो J1 की अगर बात करते हैं तो J1 देखिए अगर यहाँ पे निगेटिव दिए तो J1 क्या हो जाएगा, मेरा रिवर्स बाइस हो जाएगा, रिवर्स बाइस हो जाएगा। और J2 की बात करें तो J2 क्या हो जाएगा, देखिए तो J2 क्या हो जाएगा, मेरा फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। ठीक है, J2 मेरा फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाएगा, J1 क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइस, J2 फॉरवर्ड बाइस। आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पे क्या है, निगेटिव मिला है, N को नेगेटिव, N को पॉजिटिव मिला, P को नेगेटिव मिला, तो J1 क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइस। यहाँ पे देखिए N को नेगेटिव मिला, P को पॉजिटिव मिला है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, J2 फॉरवर्ड बाइस्ड। जब ये फॉरवर्ड बाइस्ड हो गया, एक रिवर्स बाइस्ड, J2 फॉरवर्ड बाइस्ड है तो ये क्या हो जाएगा, ये इसको कंडक्शन के लिए अलाउ कर देगा। जब कंडक्शन के लिए अलाउ कर देगा तो ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा कि ये जो है इमीटर के पास ये वाला बैरियर बना, तो इसके पास क्या है, इसके पास वोल्टेज कैपेसिटी, ब्रेकडाउन कैपेसिटी क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ वोल्टेज कैपेसिटी कम है। तो कम रहने के कारण क्यों कम है, क्योंकि इसका डोपिंग कंसंट्रेशन ज्यादा है। जब डोपिंग कंसंट्रेशन ज्यादा है तो इसका वोल्टेज ब्रेकडाउन कैपेसिटी कम है। वोल्टेज ब्रेकडाउन कैपेसिटी कम है, इसका मतलब क्या, जब इसको रिवर्स मतलब जब इसको रिवर्स बाइस मिला, J1 को जब रिवर्स बाइस मिला तो ये क्या हो जाएगा, ये ब्रेकडाउन हो जाएगा। जब ब्रेकडाउन हो जाएगा तो स्विच वर्क करना बंद कर देगा। ठीक है, मेरे पास एक और सोर्स है, एसी सोर्स। एसी सोर्स में क्या होगा, हाफ पॉजिटिव में वर्क करेगा, हाफ नेगेटिव में, ब्रेकडाउन हो जाएगा। हाफ पॉजिटिव, हाफ पार्ट ऑफ एसी में वर्क करेगा, हाफ पार्ट ऑफ डीसी में, हाफ पार्ट ऑफ एसी में क्या हो जाएगा। जैसे कि अगर आप हम देखिए हम लोग का फ्रीक्वेंसी जनरली फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज आता है फ्रीक्वेंसी। अगर टाइम बोले एक साइकिल का, जैसे कि अगर हम बात करें एसी का, अगर हम बात करते हैं तो एसी में देखिए एसी का सिग्नल ऐसा होता है। ठीक है, ये फर्स्ट पॉजिटिव फर्स्ट हाफ, एक फ्रीक्वेंसी अभी का हम यहाँ का फ्रीक्वेंसी कितना है 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज जब फ्रीक्वेंसी है तो टाइम पीरियड, टाइम कितना होगा, टाइम हो जाएगा आपका 1/50 टाइम होगा। तो 1/50 सेकेंड्स में 1/50 टाइम्स ऑफ सेकेंड में एक कंप्लीट साइकिल होगा। तो 1/100 मतलब क्या 0.01 टाइम के लिए क्या होगा, वर्क करेगा। मतलब क्या
फॉरवर्ड बाइस रहेगा, मतलब क्या, ये जंक्शन 1, ये जंक्शन 1, ये जंक्शन 2 ब्रेक डाउन नहीं होगा, और सेकेंड निगेटिव 0.01 के लिए फिर वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं। चलिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।